आज का टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट इन दोनों को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी क्या है? सिंपल डेफिनेशन देखें तो कि कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या महसूस कर रहा है, ये साइकोलॉजी है। अब इसका ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ट्रेडिंग में एक इंसान क्या सोच रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है, वो जानकर कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग में इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब आपको ये समझ में आए कि मास साइकोलॉजी यानी मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं। अब उसका यूज़ करके आप ट्रेडिंग में एडवांटेज उठा सकते हो। अब मास साइकोलॉजी क्या सोचती है, इस बेसिस पे क्या क्या ट्रेडिंग में हेल्प मिल सकती है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर किसी स्टॉक का रिजल्ट आया हुआ है तो मास साइकोलॉजी क्या सोच रही है, मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो। कोई भी इवेंट आता है वहाँ आप ये देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं कि इस इवेंट से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। या फिर किसी भी चार्ट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो वहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, जैसे सपोर्ट ब्रेक होने वाला या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है तो मैक्सिमम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये भी आप प्रेडिक्ट करके ट्रेड आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टॉक के रिजल्ट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे यूज़ होती है। हम हमने अक्सर ऐसा देखा है कि स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो भी स्टॉक गिर जाता है, या फिर स्टॉक का रिज़ल्ट ख़राब आता है तो स्टॉक अचानक से उठने लगता है। ऐसा क्यों होता है? रिज़ल्ट अच्छा है तो स्टॉक को तो ऊपर जाना चाहिए, या फिर रिज़ल्ट ख़राब आया तो स्टॉक को तो नीचे जाना चाहिए, और ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली अगर मैं ये कहूँ कि रिज़ल्ट मैटर ही नहीं करता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? देखिए, एक्चुअली रिज़ल्ट मैटर करता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बड़े प्लेयर ने चार्ट पे क्या पोजीशन बनाई है वो ज़्यादा मैटर करता है। शॉर्ट टर्म अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में रिजल्ट मैटर नहीं करते हैं। अगर आप जिस दिन इवेंट है या फिर रिजल्ट है, इवेंट नहीं रिजल्ट है, तो आप उस दिन रिजल्ट देखो ही मत, आप बस चार्ट देखो। और आप चार्ट देख के भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। क्योंकि अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। अगर सिर्फ ऐसे देखा जाए तो बजाज फाइनेंस, ये रिलायंस वगैरह तो हमेशा अच्छा रिजल्ट पोस्ट करते हैं। तब तो उन लोग के शेयर प्राइसेस को तो एकदम 2-3 लाख या 2-3 करोड़ ऐसे हो जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। देखिए, रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट से ज़्यादा चार्ट देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। चार्ट देखने से आपको पता ये चलेगा कि बड़ा प्लेयर कहाँ पोजीशन बना रहा है। अब देखिए, जिसके पास 50,000 1 लाख करोड़ है, वो किसी स्टॉक में अगर बाइंग करना चाहता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो पैसे डाल दे अगर वो चार्ट पे सो ही नहीं ना करे, या फिर वॉल्यूम में दिखे ही ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बड़े प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम ही ये है कि वो अगर बड़ा पैसा इन्फ्यूज़ करते हैं किसी भी स्टॉक में तो वो विजिबल हो जाता है चार्ट पे। और वो अगर विजिबल है चार्ट पे तो हमें पता चल जाएगा, और अगर वो पता चल जाएगा तो हम उस बेसिस पे ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। ये पहली बात। और दूसरी बात, साइकोलॉजिस्ट में कैसे यूज हो रहा है। स्टॉक का रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिजल्ट एकदम हर टीवी चैनल न्यूज़ और हेडलाइंस में आ गया कि इस स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिजल्ट का प्रॉफिट एकदम जंप आ गया सीधे से। तो ये रिजल्ट सिर्फ आप ही को सुनने में नहीं आ रहा है ना। आप ही तो ऐसे नहीं है जो न्यूज़ चैनल खोल के बैठे हो या न्यूज़ वाले ऐप आपके पास है, सबके पास है। और एक कहावत है कि जो चीज़ सबको पता है वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। अब रिजल्ट अच्छा है ये तो सबको पता है, तो ऊपर कैसे जाएगा, क्योंकि अब सब तो बाइंग करने में लगे होंगे। तो अब ऑपरेटर क्या करेगा कि जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि यानी अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है, स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, मैक्सिमम लोग बाइंग करने वाले हैं, तो ऑपरेटर उल्टा कर देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये अभी एक स्टॉक है जिसका नाम है DBL, दिलीप बिल्डकॉइन लिमिटेड, इसका रिजल्ट आया हुआ है। तो इसका रिजल्ट अगर देखें तो ये लास्ट क्वार्टर में 88 करोड़ प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 47 हो गया, जो कि ऑलमोस्ट हाफ है। रिजल्ट बिल्कुल ही ख़राब है, ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया हुआ है। तो मेन साइकोलॉजी क्या सोच रहे होंगे लोग कि यहाँ से दिलीप बिल्डकॉइन को गिरना चाहिए क्योंकि उसका प्रॉफिट तो हाफ हो गया हुआ है, रिजल्ट बहुत ख़राब आया हुआ है। अब थोड़ा चार्ट पे देखते हैं। ये खुल गया चार्ट। हाँ, रिज़ल्ट आता है 8 मई को, और रिज़ल्ट वाले दिन इसने एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है। अब इन्वर्टेड हैमर देख के लोग क्या कहेंगे कि स्टॉक को तो और नीचे ही जाना चाहिए यहाँ से। पर एक्चुअली लोग भूल रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही बड़े प्लेयर ने इस पर पोजीशन बनाई है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को एक बहुत बड़ा कैंडल है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, यानी बड़ा प्लेयर को ये पहले से पता है, उसने अपनी पोजीशन बनाई हुई है।
अब यहाँ देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, यानी बहुत बड़ा पैसा इन्फ्यूज़ हुआ है। तो बड़ा प्लेयर ये जानता है कि यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना है। रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ख़राब आया, मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा, मैक्सिमम लोगों की पोजीशन डाउन साइड है। रिजल्ट वाले दिन के ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के अंदर इसने 15% का रिटर्न दे दिया। ये क्लोजिंग हुई है इसकी ऑलमोस्ट 425 रुपये पे, और ये 30 मई तक इसने 517 का हाई बना लिया हुआ। तो देखिए बड़े प्लेयर ने पहले से पोजीशन बनाया, वो चार्ट पे विजिबल था, वो इग्नोर नहीं हो सकता है, वो दिखना ही दिखना है। अब स्टॉक का रिजल्ट ख़राब आया तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो स्टॉक नीचे ही जाएगा, प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया हुआ है। तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा, इसलिए स्टॉक ऊपर जा रहा है। यानी यहाँ मास साइकोलॉजी, मैक्सिमम लोग की साइकोलॉजी पढ़ के ये समझ सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा, प्लस ऑपरेटर ने पहले से पोजीशन बना के रखी हुई है, तो ऑपरेटर के हिसाब से ऊपर जाएगा। मैक्सिमम लोग नीचे सोच रहे हैं, तो ऑलमोस्ट ऑपरेटर ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम चार्ट देखते हैं। ऑपरेटर ऐसा इंसान है जो चार्ट बना रहा है, और 15% रिटर्न मिल गया आराम से। तो ऐसे आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी और चार्ट के बेसिस पे स्टॉक का रिज़ल्ट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या होने वाला है, अच्छा है या ख़राब, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शॉर्ट टर्म में तो रिजल्ट काम नहीं करता। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उस टाइम पे आपको स्टॉक का प्रॉफिट लॉस देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शॉर्ट टर्म में रिजल्ट आप ना भी देखें, अगर सिर्फ चार्ट देख लें तो आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि क्या होने वाला है। अब मास साइकोलॉजी हम ये भी पता करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि किसी इवेंट पे क्या हो सकता है। जैसे इंडेक्स है निफ्टी 50, तो इसमें अगर आपको किसी इवेंट से पहले पता करना है कि क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसमें आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। सिंपल ऑप्शन चेन पे आओ, निफ्टी की निफ्टी ऑप्शन चेन, और यहाँ आपको देखना है कि किस साइड ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे अगर यहाँ अभी देखें, फिलहाल अभी तो कोई इवेंट नहीं है, बट मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कॉल साइड में 24 लाख लोग हैं और पुट साइड में 18 लाख लोग हैं। तो मैक्सिमम लोग कॉल साइड में बैठे हुए हैं, यानी मार्केट उसके अपोजिट जाएगा, यानी डाउन साइड। इवेंट के टाइम पे ये रेशियो थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस रहता है, अभी तो बस 6 लाख का डिफरेंस है। मान लो कि इवेंट के टाइम में अगर कॉल साइड में 1 करोड़ है और पुट साइड में 50,000 है, या फिर 50 लाख है, 50,000 तो बहुत कम हो गया, 50 लाख है, तो कॉल साइड में पुट साइड के कंपैरिजन में डबल लोग बैठे हुए हैं, यानी अप साइड तो जाना नहीं है, यानी मार्केट डाउन साइड जाएगा। मैक्सिमम लोग यानी 1 करोड़ लोग सोच रहे हैं कि मार्केट अप जाएगा, 50 लाख लोग ही सोच रहे हैं मार्केट डाउन जाएगा। तो मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ कम लोग सोच रहे हैं, कम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ जाना चाहिए। 50 लाख लोग ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, 1 करोड़ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जहाँ मैक्सिमम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसका अपोजिट, यानी मार्केट डाउन साइड जाएगा। अब जैसे ऑप्शन चेन तो बता देती है कि मास साइकोलॉजी क्या सोच रही है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार इवेंट पे ये काम आएगा। जैसे 1 फेब को होता है बजट डे, तो बजट एक ऐसा दिन रहता है जहाँ आप लिटरली चार्ट या मास साइकोलॉजी का यूज़ करके भी मार्केट नहीं प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो वैसे केस में क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ 365 में 200 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, अगर एक दिन ट्रेडिंग ना करोगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? कहते हैं कि नो ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो ट्रेडिंग। तो जो एकदम प्रेडिक्ट ना कर पाओ उसमें ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना? जैसे लास्ट ईयर का अगर बजट देखें हम 1 फेब को, तो उस टाइम एक चीज़ बहुत ट्रेंड में थी, ट्रेंडिंग थी। ये 1 फेब का ये चार्ट है, ये छोटा सा डोजी बना हुआ है। उस टाइम ये ट्रेंड में चल रहा था कि 300-400 दूर की OTM कॉल और पुट दोनों बाई कर लो, किसी साइड तो मूवमेंट आएगा ही, और उस साइड ही हम ऐसे प्रेडिक्ट कर लेंगे। जबकि अगर हाई देखें तो 832 और लो 658 का था, 200 पॉइंट का भी मूवमेंट ऑलमोस्ट नहीं था इसमें। और कॉल साइड भी पैसे जीरो हुए और पुट साइड भी पैसे जीरो हुआ। तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे थे कि कॉल या पुट दोनों ही ले लेते हैं दूर की OTM, और इससे पैसे बन जाएंगे, किसी डायरेक्शन में तो मूव आएगा क्योंकि हर साल आता है। और मैक्सिमम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था, हर रील हर इन्फ्लुएंसर यही बोले जा रहा था। तो ऐसे में ऑपरेटर ने क्या किया कि कोई मूवमेंट ही नहीं दी और दोनों साइड के पैसे जीरो होगा। तो हर जगह मास साइकोलॉजी या फिर चार्ट काम ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी केसेस है जहाँ काम नहीं आता, जैसे ये बजट डे। तो वैसे में जो समझना है वहाँ काम ही क्यों करना, एक दिन छोड़ दो भैया, कम से कम पैसे तो बचेंगे, लॉस तो नहीं होगा। या फिर एक दिन कम कमाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा। सो वैसे इवेंट जहाँ पे प्रेडिक्ट करना मुश्किल है उसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं चार्ट पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं, उसमें मास साइकोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे, और थोड़ा एक चार्ट खोलते हैं भारतीय एयरटेल का। ठीक है,
ये 13 मई को इसका रिज़ल्ट आया हुआ था। एक बड़ी सी रेड कैंडल इसने बनाई थी। उसके 3 दिन बाद ही 16 मई को इसमें वॉल्यूम देखे तो बहुत ही बड़ा, ऑलमोस्ट 100 मिलियन का वॉल्यूम आया हुआ था। अब यहाँ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये बड़े रेड कैंडल के नीचे इसको कट करेगा तो और नीचे आना चाहिए था। प्लस ये 100 मिलियन का वॉल्यूम है। अब एक बार भारती एयरटेल को ऐसे चेक करते हैं, ठीक है। ये 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 से 6 जून 2025 तक का ये डेली चार्ट का वो डेटा है investing.com पे। अगर यहाँ देखेंगे तो पिछले ऑलमोस्ट 5.5 साल में बस 5 बार ऐसा हुआ है कि 100 मिलियन वॉल्यूम आया हुआ है। ये May 16, 2025 100 मिलियन। इससे पहले बस 4 बार ही आया हुआ है, यानी 5.5 साल में ऑलमोस्ट 5 बार, यानी एक साल में एक बार ही ऐसा आता है। चार्ट पे देखेंगे तो बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है। इससे पहले ये रेड वाला बड़ा कैंडल दिख रहा है। अब मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे, यहाँ से डाउन आना चाहिए, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, कैंडल सपोर्ट कर रहा है। पर यही बात है कि ये रेड कैंडल सिर्फ आपको दिख रहा है क्या? ये बड़ा वॉल्यूम सिर्फ आपको दिख रहा है क्या? बाकी लोगों को नहीं दिख रहा है? जिसने भारतीय एयरटेल का चार्ट खोला उसको नहीं दिख रहा होगा क्या? उसको कुछ और चार्ट दिख रहा होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको भी ये रेड कैंडल दिख रहा होगा और उसको भी ये बड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा होगा 100 मिलियन का। देखिए, इसके बाद से थोड़ा सा 1800 तक आया, वहाँ से अब ये रिवर्स होना स्टार्ट हो गया भारतीय एयरटेल। तो अब ऐसे देखें तो ये कहा जा सकता है कि ये तो फिर गैम्बलिंग हो गया या तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में आपको हर एक टाइम फ्रेम पे स्टॉक को जज करना पड़ेगा, स्टॉक को ऐसे देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। डेली में ही आपको दिखा कि चलो ठीक है बियरिश है, वीकली भी देखते हैं। वीकली भी देखेंगे तो ये एक कंसोलिडेशन इतने वीक्स का ब्रेक करके ऊपर आया हुआ है। आपको क्या लगता है ये आसानी से नीचे जाएगा? मंथली में देखते हैं। मंथली में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 महीने का ये कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। इसमें डाउनसाइड खेलना सही रहेगा क्या? 3 मंथ्स का ग्राफ चार्ट देखते हैं। ये भी एक कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहा है, नीचे खेलना कहाँ से सही रहेगा? अगर ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखें तो ऑलमोस्ट बुलिश ही है। ब्रॉडर व्यू कि आप अगेंस्ट में नहीं जा सकते हो। हाँ, भले वो शॉर्ट टर्म में कह रहा है वो नीचे जाएगा, पर ऐसे में आप उसको अवॉइड करो, स्ट्रिक्टली अवॉइड करो, क्योंकि ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखें तो वो एक लंबा कंसोलिडेशन ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो बुलिश ही रहेगा। अब ऐसे केस में आप शॉर्ट टर्म में सोचो कि थोड़ा 3 4 5 पॉइंट लेके निकल रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, स्कैल्पिंग अलग चीज़ हो गई। उसमें आपको बहुत फास्ट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट आया हुआ था। अगर हम सिर्फ ये देखें कि 4 5 पॉइंट ऐसे निकलना है, इस बड़े से रेड कैंडल का लो है 1816 और यहाँ से ये ऑलमोस्ट 1800 आया हुआ है, यानी 16 पॉइंट, 1%। पर 1% से क्या होने वाला है? स्टॉप लॉस कहीं हिट हो जाता तो 1% के लिए रिस्क लेना इतना इंपॉर्टेंट है क्या? तो ऐसे केसेस में हम हर एक टाइम फ्रेम पे चीज़ों को एनालाइज करेंगे और तब जाके एक व्यू बनाएंगे, क्योंकि लंबा व्यू, ब्रॉडर व्यू सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखा जा सकता है। तो डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ, एक ईयर, जहाँ तक देखना है देखो, उस हिसाब से एक ब्रॉडर व्यू बनाओ। उसके बाद धीरे धीरे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आओ, फिर देखो कि ब्रॉडर व्यू से मैच खा रहा है या फिर अगेंस्ट जा रहा है, और अगेंस्ट जा रहा है तो खेलना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्योंकि ब्रॉडर व्यू के अगेंस्ट जाना सही नहीं रहता। वहाँ स्टॉप लॉस और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या फिर लॉस होगा, तो ऐसा करना ही क्यों है? तो ऐसे केसेस में अवॉइड करेंगे, स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे। ब्रॉडर व्यू के अगेंस्ट कभी भी हमें नहीं जाना, कि चाहे वो इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो। और अगर जाना भी है तो बहुत क्विक, आधा से 1% प्रॉफिट लेके निकल जाना। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप 1 2 बार लकी होगे, 3 बार लकी होगे, लॉस होगा तो फिर क्या करोगे? तो एक अच्छे से रूल बना लो कि बहुत शॉर्ट टर्म गेन के लिए नहीं खेलना, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गेन के लिए खेलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाता। तो आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है, थोड़ा सा स्विंग खेलो, इंट्राडे थोड़ा अवॉइड करो। इंट्राडे इतना भी आसान नहीं रहता है। जीरोधा में हमने देखा ही है कि 90% ऑप्शन वाले लॉस में ही हैं। तो ऐसे ही, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैश में काम करें, क्योंकि कैश में अगर आप अच्छे स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो अगर आपका डायरेक्शन गलत भी हुआ तो अच्छे स्टॉक्स के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑप्शन में सीधा पैसा बर्बाद हो जाता है पूरा का पूरा, जबकि कैश अगर स्टॉक है तो वो ज़ीरो नहीं होने वाला अगर आपने स्टॉक अच्छे चुने हो। हाँ, वो अलग बात है कि आप सीधे यस बैंक में जाके ऐसे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, तो फिर वो अलग बात हो गई, वो अच्छे स्टॉक्स नहीं है। अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करो, थोड़ा स्विंग खेलो, ऑप्शन को अवॉइड करो, और मास साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करो, तो आप अच्छा कर सकते हो। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।